देखो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वर्क पावर प्रिंसिपल में एक छोटा सा चीज रिवाइज कराता हूं, मैथ्स जो यहाँ पे मैथ्स में यूज करने वाला हूं। ठीक है, क्या मैथ्स यूज करूंगा इस चैप्टर में? आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज a डॉट b किया तो इसका जो वेक्टर में मैंने पढ़ाया था ना, डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो क्या आता है रिजल्टेंट, इसका आंसर क्या आता है? मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा। पढ़ा था ना, ये चीज तो पता है ना। अच्छा एक और चीज पढ़ाई थी मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b, इसका क्या होने वाला है? सिंपल a b sin थीटा, बस चेंज क्या आएगा? cos और sin कंपोनेंट में आ जाएंगे। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में sin आएगा एंड डॉट प्रोडक्ट में cos आएगा। ऑब्वियस ऑलवेज आएगा, किसी का भी ले लो। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ना, दोनों में से वो रहेगा ये a b cos थीटा। सबसे पहला डेरिवेशन निकालूंगा वर्क डन का, उसमें ये यूज होने वाला है। ठीक है ना, तो चलो चैप्टर का स्टार्ट करते हैं हम वर्क डन से। वर्क क्या होता है? वर्क डन का मतलब सिंपल होता है इन फिजिक्स, फिजिक्स की बात करेंगे वर्क का मतलब अलग होता है, नॉर्मल लाइफ में वर्क का मतलब अलग होता है। जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ ये भी वर्क है, लेकिन रियल लाइफ में ये वर्क है, लेकिन फिजिक्स में ये वर्क है क्या? नहीं है। फिजिक्स कुछ और होता है। फिजिक्स क्या बोलता है? मैंने आपको डेफिनेशन बताई, क्या बात बोलते हैं बताओ? जो हमारी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो फिर यस, जब हमारी बॉडी मूव करती है तो मूवमेंट शो करती है, और जो फोर्स वर्क तभी होगा ना, फिजिक्स का मतलब वर्क तभी होगा कि अगर मैं एक सरफेस को कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज द सरफेस। ठीक है, सपोज इस पर एक ब्लॉक ऑफ मास m रख रखा है मैंने, ब्लॉक है जिसका मास m है और वो ब्लॉक शिफ्ट कर जाए, मतलब डिस्प्लेस हो जाए अपने पोजीशन से। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, applying a force, this block will move to here। ठीक है, इस ब्लॉक को मैं यहां, और ये डिस्प्लेसमेंट x में बोल रहा हूं। ठीक है, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अपनी पोजीशन को चेंज करके इस पोजीशन में आया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, मतलब इतनी डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाकर मैं बोलूंगा कि ये वर्क डन हुआ। ओनली इन फिजिक्स की बात कर रहा हूं, वर्क डन में इन फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको वर्क डन पता करना है तो आपको ब्लॉक ऑफ मास पे अप्लाई करना है। फोर्स को अपने जगह से अगर वो आगे आता है, देन वी कैन से कि यहाँ पर वर्क डन हुआ है, अदरवाइज भी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? वर्क डन नहीं हुआ है। ठीक है ना, वर्क डन कब होगा? जो अपने बॉडी को मूव कराएगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, तब जाके बोलेंगे कि वर्क डन होगा। मैंने डेफिनेशन भी बताया है, लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखवा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ क्या है। अब वर्क डन जो है, वर्क डन मतलब मान लो कि ये ब्लॉक ऑफ मास m है, तो इस तरफ मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूं जो कि एट एन एंगल थीटा है इंक्लाइन। ठीक है ना, वो फोर्स का कंपोनेंट बना रहा हूं। फोर्स किसका? फोर्स जो अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये नहीं समझ आया ये कैसे बनाया मैंने अप्लाइड फोर्स का? फोर्स का पता लगा ना, रिजल्टेंट। तो ये जो इसका कंपोनेंट होगा जो थीटा के साथ वाला होगा उसको क्या बोलेंगे बताओ? f का cos थीटा। क्या बोलेंगे? f cos थीटा। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f sin थीटा। अगर बॉडी इस तरफ जा रहा है ब्लॉक ऑफ मास m पे, तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई फर्क पड़ेगा इसको? कुछ नहीं पड़ेगा। आप अपने सर पर अगर ईंट का एक देखते हो ना, मजदूर रखता है ईंट, तो वो क्या करता है? मूव करता है। लाइक मैंने ईंट रखी है सर पे, तो मैं मूव कर रहा हूं, तो वर्क डन हुआ क्या? नहीं हुआ। मास के साथ साथ मैं भी तो मूव कर रहा हूं ईंट के साथ साथ, मेरे को यही रहना है, जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले केस में वर्क डन नहीं होगा। अब इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई करा है तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला आया है वो है F डॉट S। F डॉट S है वर्क डन का, वर्क का। तो F क्या है यहाँ पर? फोर्स है, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और अभी अभी मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया कि A डॉट B निकालते हैं तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B
cos थीटा। तो यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट लगाया है मैंने, तो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या करूंगा f s, ये लिख लो तुम्हारी मर्जी है, तो s cos थीटा या फिर सिंपली fs cos थीटा। तो क्या मैं सर ऐसा cos थीटा भी लिख सकती हूँ क्या? यस, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यही बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई है ना, आगे पीछे कर लो, 2 into 4 या 4 into 2 8 ही आना है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट का, fs cos थीटा। क्या समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑब्जेक्ट की बात फिजिक्स में अलग होती है, नॉर्मल लाइफ में अलग। यस, नोट कर। नोट कर लिया, चलो नोट कर। क्या लिखूंगा इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि फोर्स जो है इज इन द डायरेक्शन ऑफ, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ किधर बताना? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अप्लाइड फोर्स मैंने बोल दिया, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई किससे है वो? डिस्प्लेसमेंट किससे मल्टीप्लाई है? हाँ, तो फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? जो फोर्स है ना वो मल्टीप्लाइड है किससे? यस, डिस्प्लेसमेंट से वो मल्टीप्लाइड है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब सपोज मैं इसको इधर धक्का दूंगा तो इधर ही मूव करेगा ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, तो ये होना चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसके यूनिट्स पर आता हूँ, ठीक है? ओके, तो सिंपल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम इसका बुक से नहीं देखेंगे, हमने जो आज तक सीखा है चैप्टर 1 में यूनिट एंड मेजरमेंट में, वहां से इसका ऐसा यूनिट भी निकाल लेंगे और इसका डायमेंशनल यूनिट भी निकाल सकते हैं। सिंपल है, चलो निकालता हूँ मैं ऐसा यूनिट निकालने से पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ एफ एस cos थीटा। फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, बिल्कुल। एंड एस डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो सिंपली वर्क डन का जो यूनिट आ गया वो क्या आ गया? न्यूटन मीटर। और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम जूल। बेसिकली हर बुक में वर्क मतलब जूल, ठीक है? लेकिन न्यूटन मीटर भी सही है, गलत नहीं है। न्यूटन मीटर को मैं क्या बोल रहा हूँ? जूल, ठीक है? होप समझ आ रहा होगा, है ना? कैसे एसी बंद है, एसी बंद है, अगर चालू करनी तो कर देता हूँ, करनी है? बीमार है, बीमार लोग बस सुन लो, दवाई लगेगी। हाँ, ओके, अब इसका डायमेंशन यूनिट देखता हूँ। कोई बात, जब देखो फोकस यहाँ रखो। वर्क डन हो गया न्यूटन मीटर जूल। अच्छा, ये कौन सा यूनिट था? एसआई यूनिट। अब दूसरा हमें क्या जानना चाहिए? डायमेंशनल यूनिट जानना है। पहले डायमेंशनल यूनिट जानेंगे, फिर सीजीएस भी देख लेंगे। देखेंगे सीजीएस में, पहले डायमेंशनल यूनिट की बात कर रहा हूँ। डायमेंशनल यूनिट लिख रहा हूँ। चलो, वर्क डन होता क्या है? न्यूटन मीटर। तो तुझे पता है फोर्स का डायमेंशनल यूनिट कितना होता है?
केजी का वैल्यू हम किस में लेंगे, एम में लेंगे, मीटर को लेंथ में लूंगा, टाइम को टाइम इनवर्स में लूंगा स्क्वायर mlt माइनस 2। और इसमें एक और नया टर्म आ जाएगा, वो आ जाएगा क्या, देखो इसका मैं लिखता हूँ mlt माइनस 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट को किस में लेंगे हम, लेंथ में, मीटर। तो क्या आ जाएगा ml का स्क्वायर t माइनस 2। क्या ये याद करने की चीज है, बिल्कुल याद करने की चीज है, मैं तो रिलेट करके ही सारा लिख के दिखा दिया है ना। तो इसका ये डायमेंशनल यूनिट हो गया, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। समझ आया, डायमेंशनल और एसआई यूनिट का फर्क समझ आया। इजी है या नहीं, बोलो इजी है या नहीं, हाँ ना कुछ तो बोलो, नहीं बोलो सर। कैसे 2 आया है? हाँ L2 कैसे आया है, देखो एग्जांपल जो Fs है वर्क डन है वही F डॉट S है ना। फोर्स का क्या होगा, kg मीटर पर स्क्वायर सेकंड, S का मीटर होगा, तो मतलब क्या हो गया kg स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ओके, तो m kg का m, मीटर का l स्क्वायर, टाइम का टाइम इनवर्स हो गया। इजी है, समझ आ रहा है, ऊपर से तो कुछ नहीं जा रहा है तो बताओ, सब बहुत अच्छी बात है। मेरा चैनल का सेम है ना, गिरते रहता है, नॉर्मल से बात है, गिरना आम बात है। कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो ऐसी ऐसी गलतियां करते रहते हैं, वो बहुत स्पेशल लोग होते हैं, और ये सच्ची बात है, साइकोलॉजी की बात है। स्पेशल लोग ही तो गलती करते हैं। अब कर दो ना इसको, सॉरी हो गया सर। मैं भी इसमें आता ना, इसलिए ड्यूटी तारीफ करनी पड़ती है। ओके चलो क्लास पे कंसंट्रेट करो, मजाक मस्ती चलती रहनी चाहिए, बट क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या कुछ केस लूंगा मैं, ठीक है, केसेस लूंगा मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एंगल पे इंक्लाइन है ना, fs cos थीटा आ रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू पर भी डिपेंडेंट है वो, है ना। तो मतलब मैं थीटा को पहले लेता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में क्या है, फोर्स भी है। मान लो कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर s है तो फोर्स का डायरेक्शन भी s है, मतलब दोनों पैरेलल वाला केस है। देखो ना, ये इस तरह इंक्लाइन नहीं है, ये कैसा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मैं क्या लगा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं, है ना। तो यहां पर थीटा 0 का मतलब क्या हो गया कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों का सेम है। मतलब फॉर्मूला लगाता हूं मैं वर्क डन का, क्या हो गया, F s cos थीटा। अब मैं वर्क डन की वैल्यू डाल रहा हूं, F s थीटा कितना पुट कर दूं, 0 डिग्री, तो वर्क डन आ गया F s cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 Fs हो जाएगा। तो जब ये आए कि थीटा 0 डिग्री है, मैक्सिमम केस ऐसे ही आने वाला है। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन 11 में इसी पर है, इसी फॉर्मूले पे वर्क डन इज इक्वल टू Fs। तो वहां पर ये मत बोलना कि सर Fs cos थीटा क्यों नहीं लिया, लिया था भाई, cos थीटा लिया था, बट थीटा कितना है, 0 डिग्री है, वो उसके पैरेलल है वर्क डन में, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री, तो फॉर्मूला चेंज हो गया, Fs सिंपल। अब मैं दूसरे पे आता हूं, थीटा इज इक्वल टू दूसरा केस, दिस इज केस 1। नाउ सेकंड नंबर केस पे आता हूं मैं। केस नंबर 2 क्या है, इधर डिस्कस कर लेते हैं केस नंबर 2 को। केस 2 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। बताओ थीटा कितना ले लूं मैं, एक तो 0 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, एक तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अब मैं जो थीटा है ना अप्लाइड फोर्स का, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले रहा हूं। तो पूरा अपोजिट डायरेक्शन कितना हो जाएगा, अगर ये x है और इसके जस्ट अपोजिट जाना है, तो थीटा चेंज हो जाएगा 180 डिग्री में, 180 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा। लाइक ये देखो, ये वाला टैप मैं इस तरफ लाना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे रोटेट कराऊंगा, पूरा घुमाऊंगा, और ये कितना होगा 180 डिग्री। ये देखो प्रोटेक्टर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाला केस कैसा हो गया, केस 2, कि अगर सम डिस्प्लेसमेंट इधर का आया है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, ऐसा हो सकता है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना अपोजिट डायरेक्शन में, अब आया ना फील, हां, तो ऐसा मत समझना कि सर कैसे डिस्प्लेस कर सकता है, कर सकता है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स नाम का भी तो कोई चीज होता है ना। आया ना फील, ये नहीं आया, या फिर इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि F इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट हो गया, ये भी तो बोल सकते हैं। मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑब्जेक्ट का और फोर्स मैंने उल्टा लगाया है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, इधर है,
समझ रहा हूँ, ताने नहीं मार रहा मैं, लेकिन आपको रियलिटी से अवगत करा रहा हूँ। ये आप पूरा मानते हो। चलो थीटा कितना हो गया इस केस में? 80 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बस सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। तो वर्क डन Fs कितना हो जाएगा? F का F, S का S, cos थीटा, cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है आपका -1। ये वैल्यू याद है तो ठीक है, अदरवाइज बुक से चेक कर लो। Fs होता है F का F, S का S, cos 180 -1, तो वैल्यू आ गई -F.S। दिस इज योर फॉर्मूला व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना? फिर लिया क्वेश्चन करेंगे। कॉपी करो फिर थीटा 90 डिग्री भी देखेंगे कि वर्क डन कैसे जीरो होता है। सर ने बोल तो दिया ईंट जो मजदूर होता है वो ईंट तो रखता है, लेकिन वो जीरो कैसे होता है वो भी करके दिखाऊंगा। हर एक बात वैल्यू को देखेंगे। कॉपी कर लें साथ के साथ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले अच्छे से, हैं? कोई भी डाउट हो पूछे। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना यार? ये ऐसे थोड़ा जूम कर लो। हाँ सर भी आने चाहिए थोड़ा थोड़ा। इंटरव्यू भी चल रहा ऑडिशंस का, आप पढ़ाने आए हो, है ना? तो क्या हो गया, सर का भी मन करता है, सर भी इंसान है, उनके लिए कंटेंट देना पड़ता है। थोड़ा सा उनको भी लगना चाहिए क्लास के बच्चे मेरे को सीरियस ले रहे हैं। तो मेरे लिए अच्छी बात है कि आप वहाँ भी होंगे मेरे साथ, लेकिन आपके साथ साथ कुछ और लोग जुड़े। आप लोग से यही बोलूँगा, जोड़ो अपने बच्चों को, दोस्तों मेरे पेश पर, ठीक है? अच्छा कंटेंट दूंगा। हर एक बच्चे का अगर पर्सनल भी आएगा ना इस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो भी दे दूंगा। बाकी तो होता है। अरे तो हमने अल्लो हटा दिया मैंने, मेरी गलती है, माफ करो, है ना? चलो बच्चा कंफ्यूज हो जाए। हाँ बच्चे को कंफ्यूजन नहीं, वहाँ पे डॉट नहीं है जी, ठीक है? रब करूँ मैं, रब करूँ, आगे आ जाओ। अब एक न्यूमेरिकल लिखो, चलो। फाइंड द वर्क डन, find the work done by external force, find the work done by external force and frictional force, दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं, and frictional force of mass 20 kg, of mass 20 kg। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन रिपीट करता हूँ मैं, find the work done, find the work done by कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। एक तो मैंने लिया F एक्सटर्नल फोर्स एंड दूसरा कौन सा फोर्स लिया? फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों फोर्स हमने पढ़ रखा है, फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स पढ़ा है ना? दोनों फोर्स भी पढ़ा है और फ्रिक्शनल फोर्स भी पढ़ा है। ओके, ऑन मास ऑफ 20 kg ब्लॉक, ब्लॉक कितना मास है उसका? 20 kg। जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सपोज गाड़ी ही ले रहे हैं तो वो 20 किलो मास का कंसीडर करना। तो क्या ले रहा हूँ? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है? हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लिया, इस पर एक ब्लॉक रख दी, ये रहा ब्लॉक, और इस ब्लॉक का मास है 20 kg। ओके, और मैंने ये गिवन दिया कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 10 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर का। जो ब्लॉक है ना, डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगी ब्लॉक की, होगी ना? होगी या नहीं होगी बताओ? डिस्प्लेसमेंट होगी ना इसकी। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया मैंने? 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया। जो ब्लॉक है आपका वो यहाँ आ चुका है और इसका मास हमने दे रखा है 20 kg। ओके, जब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर, ये लिख लेना, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, ठीक है? ओके, एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मतलब फ्रिक्शन आया है तो कोएफिशिएंट आएगा
कोएफिशिएंट तो आएगा ना, f इज म्यू एस से बड़ा है ना, तो कोएफिशिएंट भी चाहिए, तो कोएफिशिएंट भी दे रहा हूं मैं, एंड म्यू आपको दे दिया मैंने 0.2, ठीक है। ओके, म्यू की वैल्यू भी सर ने दे दी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर ध्यान देंगे, सॉल्यूशन वर्कडन का फार्मूला क्या होता है, f एक्सटर्नल वाला इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, उसी करना। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स कितना दिया मैंने, नहीं दिया, वो भी दे देता हूं। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है, f एक्सटर्नल की वैल्यू दे रखा है मैंने, चलो कितने ले लो, 60 न्यूटन ले लूं, चलो 60 न्यूटन ले लो, अपनी मर्जी से ले लो, क्वेश्चन में ये सब गिवन देता है, ठीक है। चलो इसमें दे दिया, तो फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सटर्नल का कितना हो जाएगा 60, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, तो कितना आ गया इसका न्यूटन और इसका मीटर, कितना आ गया 600 न्यूटन मीटर और 600 जूल, हमने पढ़ा है न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, तो आ गया आंसर 600 जूल। ये तो बहुत ही आसान था, सर ने कर दिया, हमने भी कर लिया। कोई डाउट है इसमें, इस वाले में डाउट है, चलो नहीं है। तो ये तो पहला कंडीशन था जब एक्सटर्नल फोर्स की बात है। अब दूसरा कौन सा आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आएगा तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना, थोड़ा समझ में आने के लिए। तो चलो मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूं। तो ब्लॉक है आपका, ये रहा ब्लॉक, तो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल रखा है, तो नीचे क्या लगेगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यस बिल्कुल mg लग जाएगा नीचे की तरफ, बिल्कुल लगेगा नीचे की तरफ। मैं फ्री बॉडी लाइन बना के दिखा रहा हूं, mg और ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, r या फिर n। एनसीईआरटी में क्या है, n है, और हमारे मैंने जो पढ़ाया उसमें r, बात दोनों की सेम है, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो वर्क डन हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो ऐसा कौन सा केस, तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगता है ना, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी मैंने केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बताया था ना, लेकिन फिर भी चलो मैं करके दिखा देता हूं क्या होगा वर्क डन। अब बताओ एफएस होगा या माइनस एफएस होगा, इस वाले केस में वर्क डन कितना होगा, एफएस होगा या फिर माइनस एफएस होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। तो ये लगाया मैंने वर्क डन इज इक्वल टू, ये गलत होगा, ये सही होगा, माइनस एफएस। ये केस कब का है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमने पढ़ा है अभी जस्ट पीछे पढ़ा है ना। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगता है ना, लगता है ना। तो वैल्यू कितनी है एफ की, एफ की वैल्यू 60 न्यूटन, 60, और एस की 10 न्यूटन। लेकिन जो यहाँ पर एफ लगेगा, ये सॉरी इसको मैंने बताया नहीं, एफ जो लगेगा क्या, वो नॉर्मल एफ लगेगा, कौन सा एफ लगेगा, लिमिटिंग वाला फ्रिक्शन लगेगा, एफ लिमिटिंग, याद आया। यही मैं तुम्हें चेक कर रहा था, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर रहे हो क्या, नहीं ऐसा करना गलत है, ये पूरा प्रोसेस गलत है। क्या निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। चलो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला बताओ, म्यू एस, म्यू आर होता है ना, एस बोल रहा हूं, क्या होता है, म्यू आर होता है ना, आर। चलो म्यू कितना है 0.2, और आर कितना है, आर तो दे रखा है ना, इसकी जितना ऊपर लगे उतना mg, भूल गए क्या, हॉरिजॉन्टल वाले में जितना r होता है उतना ही mg होता है, इक्वल इंक्लाइंड वाले में चेंज होता है ना, हॉरिजॉन्टल में तो जितना r उतना वैल्यू mg होता है। हां, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m कितना है इसका 20, g कितना होगा 10 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल इजी करते हैं। तो यहां से जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी mg, और मैंने यहां पर g को कंसीडर किया है अप्रोक्सीमेटली 10, होता नहीं है, मैं इस क्वेश्चन के लिए ले रहा हूं, होता कितना है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। मैं यहां पर पुट करूंगा 0.2, m कितना है, m आपका 20 और इनटू 10, तो ये नीचे आएगा 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 20, सॉरी 40 आएगा, 2 टू जा 40, सॉरी 20 टू जा 40, ठीक है, तो 40 हो गया वैल्यू। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा, W इज इक्वल टू माइनस एफ एस, एफ कितना आ गया 40, और एस कितना हो गया, एस है आपका 10, यस, तो वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो, कितना आ गया माइनस 400 न्यूटन मीटर या फिर माइनस 400 जूल, यही होगा, जूल होगा ना। चलो
दोनों फॉर्मूला दोनों जो मैंने बात बताई थीटा 0 डिग्री की ये वाली थीटा 180 डिग्री वाली ये अब हम कौन सा पढ़ेंगे थीटा 90 डिग्री ऐसा केस पढ़ना कंपल्सरी है क्योंकि वहां पे वर्क डन 0 हो जाता है इन फिजिक्स में। ठीक है, दो फॉर्मूले पढ़ा दिए मैंने अब तक। यूनिट्स भी बता दी है, डायमेंशनल यूनिट भी बता रखी है। समझ में नहीं आया है तो रिपीट कर सकते हैं, कुछ भी बोलो। आपको आ रहा है बात समझ? टाइम पास कर रहा है ना आपको, तो पढ़ रखा है ये चैप्टर तो टेस्ट भी था आज। किया ही नहीं? टेस्ट नहीं किया? अच्छा स्कूल ही नहीं है, बहुत टेस्ट वेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए, गलत बात होती है। भले 0 नंबर आ रहे लेकिन टेस्ट में क्लियर होना कंपल्सरी है किसी भी टेस्ट में 11 12 सीखने को जरूर कुछ मिलेगा। इस क्वेश्चन को पहचानना तो सीखोगे ना बोल कर। वेक्टर वाले क्वेश्चन करे कभी? वेक्टर वाले आपने करे? आई डॉट आई आई जे के वाले करे? आते हैं ना करने? तो वो भी यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ आज। आपने को पढ़ा रखा है तो आई से आई को मल्टीप्लाई करके कितना होगा? और आई को के से करूँगा मैं तो 0। ये वाला चीज याद है ना? आज वो करेंगे। आज उसका भी यूज कर लेते हैं। वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था, आज उसका यूज आएगा। पहला भी यूज आया है, ये वाला यूज आएगा। अभी कराता हूँ। तीसरा केस, केस नंबर 3 क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब इफ थीटा केस नंबर 3 है ये, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर हो जाए। थीटा 90 डिग्री होगा। ओके, मतलब एफ क्या है? परपेंडिकुलर किस पर है? किस पर है? डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट पर परपेंडिकुलर होगा ना। अरे भूल गया कैसे? जैसे थीटा 0 डिग्री था तो ये बॉल वाली सरफेस है और इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या था? डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ हो रहा है तो फोर्स भी इसी तरफ लगेगा। पहला केस हमने ये पढ़ा था। पहला केस ये फोर्स का, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब थीटा 0 डिग्री था। दूसरा केस हमने पढ़ा कि थीटा एक इंक्लाइन एंगल पर है। एफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इंक्लाइन एंगल पर है। यही पढ़ा? अरे चलो ये नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ा ना कि 180 डिग्री पर है, थीटा जब 180 डिग्री पर है, ये तो पढ़ा ना। और तीसरा केस हम क्या बोल रहा हूँ कि ये जो सरफेस है, अगर ब्लॉक ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, सपोज डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, तो वैल्यू थीटा की कितनी हो गई? 90 डिग्री। ये किसका है? फोर्स का है। जो फोर्स है आपका परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है डिस्प्लेसमेंट पर, तो थीटा कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो बस चलो अभी देखते हैं फॉर्मूला में वर्क डन को पढ़ा गया है। वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S। वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S को क्या लिखते हैं? Fs cos थीटा। वर्क डन इज इक्वल टू F की वैल्यू, S की वैल्यू S cos थीटा cos 90 एंड cos 90 कितना होता है? सब जीरो में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, वर्क डन 0। तो देखो वर्क डन कितना हुआ? ईट लेके जा रहा था मैं, डिस्प्लेसमेंट तो उसका हुआ लेकिन वर्क डन तब भी 0। आया समझ? मजदूर जो मेहनत कर रहा है क्या वो काम नहीं है? काम है, लेकिन फिजिक्स में वो काम नहीं है। ठीक है ना? इन फिजिक्स स्पेसिफाई कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात है, ऐसे रियल लाइफ में नहीं है ऐसा। मैं तो लिख रहा हूँ ना। आ रहा है समझ? ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के? जा रहा है तो पूछो। चलो अब ये
ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं mg, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो उसका ट्रैक करती है, एनर्जी वो भी तो लगा रही है ना, तो उसमें कितनी वर्क डन लग रही है वो देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, find the work done by gravitational force, find the work done by gravitational force, लिख रहा हूँ क्वेश्चन, find the work done by gravitational force, gravitational force जिसको मैं डिनोट करने वाला हूँ F G, ठीक है, ओके। एंड नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल लो या फिर नॉर्मल रिएक्शन बोल लो, वही तो बात है ना। एंड नॉर्मल रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं ना, होते हैं या नहीं होते, तो लगता है ना आर नीचे mg लगता है ना, कब निकालेंगे, तो फिर एक सरफेस बना लेता हूं मैं थोड़ा सा, फिगर भी तो इम्पोर्टेंट है, बिना फिगर के तो आइडिया लगता ही नहीं बच्चों को। ये रहा ब्लॉक ऑफ मास m, मास कितना ले बताओ, तुम्हारी मर्जी का लेता हूं, जल्दी बताओ, 20 kg का मास ले लेता हूं, ठीक है, हो गया, ओके, मास ले लिया 50, अच्छा ये F कितना तो बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका कितना होगा, नीचे की तरफ mg होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन r होगा, इसमें डाउट है। अच्छा इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी चाहिए ना इसके लिए भी, तो कितना होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कितना ले ले बताओ, सिंपल ले लेता हूं मैं 0.2 ले लूंगा, ठीक है, जो मर्जी ले, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपनी मर्जी से मत लेना, मैंने दे दिया 0.2 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन किसका निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, फॉर्मूला भी किस पर लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इनटू